हम अपना शुरू कर लेते हैं अपनी कहानियां। कौन बहुत सारी तो आपने सुना दी हैं, मेरे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पर फिर भी मैं सोच रहा मैं हेडलाइन सुनाई है। अच्छा चलो ठीक है। मैं कोई दो चार और कोई डिटेल हम और कोई सुना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमारे जनाब जो इनोवेशन मिनिस्टर हैं फिलिप शैम्पेन। अब देखो ना नाम ही कैसा है माजिद भाई, देखते ही नशा आ जाता है। वाह वाह, तो शक्ल इतनी प्यारी है, ऊपर से नाम शैम्पेन है, देखें जरा। अच्छा जी, इनोवेशन मिनिस्टर जो है फिलिप शैम्पेन साहब, उनके साथ आज हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे थे, यीव्स जेन डुक्लॉ, और वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ पॉलिसी फेडरल लेवल पे टाइट कर रहे हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन उन फर्म्स के पास ना जाए जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको एट रिस्क कर सकते हैं। आज रिपोर्टर से बात कर रहे थे ये, और वो कह रहे हैं कि हम जो है सेंसिटिव रिसर्च हम उसको फंड नहीं करेंगे अगर हमें पता चला कि कोई आदमी जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर है वो अफिलिएटेड है कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या लैब के साथ जो कि कनेक्टेड है किसी मिलिट्री या नेशनल डिफेंस या स्टेट सिक्योरिटी एंटिटी के साथ ऑफ फॉरेन पावर्स, तो उनको हम नहीं फंडिंग करेंगे क्योंकि वो हाँ। अच्छा, अब इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स have been warning them of Russia and China। वो जाहिर है वो दो जो इनके वो टारगेट्स हैं मेन वो वही हैं, तो वो कहते हैं जी उनको नहीं। अच्छा, इसके अंदर अब जो ये जो नई पॉलिसी है ये अप्लाई करेगी कैनेडियन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन, फेडरल रिसर्च ग्रांटिंग काउंसिल्स लाइक Social Sciences and Humanitarian Research Council, Natural Sciences and Engineering Research Council, Canadian Institute for Health Research। तो ये सारे अदारे जो हैं फिलिप शैम्पेन साहब कह रहे हैं कि हमें लगता है कि कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो कि हमें लगता है कि शायद हमारी इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी गवर्नमेंट्स को कर सकते हैं सप्लाई, तो इसलिए हम इनके ऊपर अब जरा सावधान रहेंगे इनको फंडिंग देते हुए। हम देखेंगे कौन लोग इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं। क्यूबेक के जो प्रीमियर हैं जी फ्रैंकोis लगा, उन्होंने कहा है जी कि मैं अब ट्रूडो साहब को कहना चाहता हूँ कि ये जो असाइलम सीकर्स कनाडा के अंदर बेतहाशा आ रहे हैं इनको आप डिस्करेज करें। RCMP ने कुछ अर्सा पहले बताया था कि उन्होंने 39,000 लोगों को इंटरसेप्ट किया था जो इलीगली सदर्न क्यूबेक में 2022 यानी कि लास्ट ईयर में कर रहे थे, एंटर कर रहे थे और कनाडा में आ रहे थे। एंड दिस नंबर इज अप 4,095 कंपेयर टू 2021। इसी सिनेरियो में बात कर रहे थे फ्रैंकोis लगा, और उन्होंने कहा जी कि मैंने इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हर वो बंदा हु इज फ्लीइंग परसिक्यूशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम लोग उसको वेलकम करते हैं कनाडा वाले। तो उनको अब एक और ट्वीट करनी चाहिए ट्रूडो साहब को ये बताने के लिए कि भाई ये जो माइग्रेंट्स इलीगली आ रहे हैं या असाइलम सीकर्स ये ना आए। कुछ दिन पहले क्यूबेक के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि 8 of 380 asylum seekers जो कि इलीगली रॉक्सहैम रोड बॉर्डर क्रॉसिंग से आए हैं उनमें से सिर्फ 8 लोग ही क्यूबेक में हैं, बाकी तमाम के तमाम लोगों को हमने दूसरे प्रोविंसेस में भेज दिया क्योंकि हमारे पास प्रोविंस में जो कि अब प्रीमियर साहब ने भी कहा है कि कोई भी जगह नहीं है हम इन इलीगल लोगों को अपने प्रोविंस में नहीं रख सकते, नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये आज रादर हार्श मानी जा रही है क्योंकि कैनेडियंस आपको पता है बड़े सॉफ्ट दिल के लोग हैं, लेकिन अब ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं जी इलीगली एंटर हो रहे हैं कंट्री के अंदर। टोरंटो सिटी काउंसिल जो है जी आज उसकी आपको पता ही है कि बजट की डिलिबरेशंस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। 2023 का बजट जिसके के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं। एक तो कि टोरंटो पुलिस का जो बजट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, टैक्स लगाए जाएं दूसरे, और हालांकि आपको पता ही है कि टोरंटो का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा 1.56 बिलियन को जो है वो टच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जाहिर है कि जॉन टोरी साहब क्योंकि अभी रेजिग्नेशन का अनाउंस किया, रिजाइन नहीं किया है, तो एज अ मेयर उन्होंने खड़े होकर प्रेजेंटेशन जब शुरू की तो जो चेंबर के अंदर लोग बैठे हुए थे जहां पे पब्लिक बैठती है, नॉट रियली द पार्लियामेंटेरियंस, जहां पे पब्लिक बैठती है, उन्होंने बू बू करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो होमलेस लोग हैं उनको पहले फीड करो, जो जॉन टोरी है उसको बाहर का दरवाज़ा दिखाओ। इसके ऊपर जो स्पीकर थे फ्रांसिस नुजियाटा वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने पब्लिक को वार्न किया कि आपको चेंबर्स में से निकाल दिया जाएगा अगर आप चुप करके नहीं बैठे तो इससे पहले अंदर एंटर होने से पहले जॉन टोरी साहब से पूछा गया, रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या आप रिज़ाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अभी तो मुझे ज़रा बजट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने दो, बजट मीटिंग के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। अच्छा, अब इसमें दो जो हैं साइड्स आ गई हैं
टोरंटो के अंदर। कुछ साइड कहती है कि इनको नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं इनको जाना चाहिए। काउंसलर गोड पार्क्स जो हैं वो बड़े सख्त अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम कहेंगे काउंसिल वाले कि ये चीज़ नहीं करनी। टोरंटो के मेयर, चूंकि उनको आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले जो ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने कहा था कि कुछ मेयर्स को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे रहे हैं, तो टोरंटो के मेयर जो हैं जॉन टोरी, उनके पास भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, तो उसको ये वीटो कर सकते हैं। तो ये जिस तरह की डिस्ग्रेस ये लेकर आए हैं तो उसमें इनको जाना चाहिए, अब उनको वीटो नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो स्पीकर थे उन्होंने कहा जी कि ये उनकी एरर ऑफ जजमेंट तो हो सकती है, जो उनका अफेयर था, लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए, रिजाइन नहीं करना चाहिए जो है उनको आप रहने दें। हम एक और रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम उनको लीव ऑफ एब्सेंस पे भेज देते हैं, लेकिन वो रिजाइन ना करें। इसी तरह काउंसलर जॉन बर्नसाइड ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर जॉन टोरी सब चले गए तो सिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये मेयर थे और इनको तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम इश्यूज सब पता है, इनसाइड आउट। हाँ जी, और जो नया बंदा आएगा उसको समझने में ही उतना टाइम निकल जाएगा जबकि नए इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा। तो इनको जो है वो रहने दें। इसी बात के ऊपर डकफोर्ड साहब जो हैं आज एक जगह पे थे, बल्कि हमारे ब्रैम्पटन में ही थे, तो उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि डकफोर्ड साहब आप क्या समझते हैं कि जॉन टोरी साहब को जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि जॉन टोरी का जाना टोरंटो सिटी के लिए डिजास्टरस हो सकता है, और उन्होंने भी कहा जी कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर लीडरशिप चेंज। और उनका तो ये यहां तक वर्ड्स थे, इफ ही गोज वी आर टोस्ट, उन्होंने ये कहा। हाँ, डकफोर्ड साहब ने। और आपको पता ही है कि ये दोनों जो हैं, डकफोर्ड और जॉन टोरी साहब, ये बड़े गहरे दोस्त हैं, इस लिहाज से कि टोरी साहब ने हमेशा पीसी पार्टी का जो एजेंडा है उसको फर्दर किया है और हमेशा से उनको सपोर्ट किया है डकफोर्ड साहब को। तो डकफोर्ड साहब से जब पूछा गया कि आपका ये जो क्या कहना है टोरी साहब का ये जो अफेयर निकल आया, तो उस पर उन्होंने कहा जी वो उनका प्राइवेट मैटर है और वो उनकी फैमिली के लिए है डिसाइड करने के लिए, मेरे लिए नहीं है। लेकिन टोरी साहब ने, मैं ये कह सकता हूं कि जितना अपना टाइम एज मेयर ऑफ टोरंटो गुजारा है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, चाहे जॉब्स क्रिएशन थी, चाहे बिल्डिंग ट्रांजिट था, चाहे लो रखने थे टैक्सेस को, चाहे कोई भी चीज़ थी, वो सब उसने बहुत अच्छे तरह से निभाई है। और ही इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू टोरंटो। तो इसलिए मैं जो है बड़ा ही मुझे अफसोस होएगा अगर ये जाएंगे, बिकॉज उन्होंने फिर से जोर दिया, स्ट्रेस किया, ही इज़ अ रियली रियली गुड मेयर, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऐसे करके उन्होंने जो है ये बातें कही। अच्छा जनाब, आज डकफोर्ड साहब को सिर्फ यही नहीं पूछा गया जो ओंटारियो के प्रीमियर हैं, बल्कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले उनकी बेटी की एक पार्टी हुई थी, स्टैग एंड डो पार्टी हुई थी, तो उसके ऊपर भी आज फिर से जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इनको खींचने की कोशिश की प्रीमियर साहब को, और उन्होंने कहा जी कि आपने क्या इन्फ्लुएंस किया है, या आपको किसी ने, या आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी फैमिली। तो वो बड़े गुस्से में आ जाके डकफोर्ड साहब, ये इनके क्वेश्चन सुन के रिपोर्टर्स के, वो कहते हैं कि हमें फोर्ड्स को कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। न्यूज़ ये आई थी मीडिया में कि एक प्री वेडिंग इवेंट था इनकी बेटी का, जिसमें कि ये जो ये स्टैग एंड डो का क्या मतलब होता है कि ये एक प्री इवेंट वेडिंग पार्टी होती है जिसमें कि न्यूली वेड्स जो हैं वो लोगों को बोलते हैं कि हम पैसे रेज कर रहे हैं अपनी शादी के लिए। अब इनकी तो बेटी को ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल जी, समर में जब शादी हुई तो बेशुमार बंदा आ गया और मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई कि शायद इन्होंने कहा है कि चूंकि यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप $1000 तक के अगर गिफ्ट्स लाएंगे, देंगे, तो फिर जो है वो आपकी बात बनेगी, आपको अंदर आने दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जब शोर मचा तो ये जो ओंटारियो के इंटेग्रिटी कमिश्नर थे उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोब बिठाई। तो उन्होंने कहा जी कि ये देखने के लिए कि क्या इन्होंने मेंबर्स इंटेग्रिटी एक्ट को ब्रीच किया है, उन्होंने कहा जी हमको कोई रॉन्ग डूइंग उस पर नहीं मिली है। उसी के ऊपर आज बात करते हुए फोर्ड साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियाँ, हज़ारों ही लोगों के साथ दोस्तियाँ हैं, क्योंकि हम बहुत अरसे से यहाँ पे ओंटारियो के अंदर रह रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। मेरी बेटी जो है उसका स्टैग था और वो जो है एक बिल्कुल ही प्राइवेट सिटीजन है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ उसका बाप हूँ ज़ाहिर है, लेकिन मैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस करूँगा। और चूँकि हमने डोर्स ओपन रखे हुए थे कि कोई भी आ सकता है मेरी बेटी के स्टैग पार्टी के लिए, तो हज़ारों लोग उसके अंदर आए, ओपन डोर पॉलिसी थी हमारी, तो उसमें कौन क्या गिफ्ट ला रहा है, क्या कर रहा है, हम उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये आपको छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही। तो बहुत गुस्से में थे आज डकफोर्ड साहब। अब ये अगर आज ये गुस्से में आ गए ना, तो यू नो द रिपोर्टर्स दे विल कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हाँ। हालांकि इंटेग्रिटी कमिश्नर ने कह दिया है कि वी डिडंट फाइंड एनी रॉन्ग डूइंग, यू नो, तो बस अब चुप करके बैठो। लेकिन बस वो कुछ रिपोर्टर्स की होती है ना गंदी आदत, वो प्रोब करते रहते हैं।
और जो है वो बिला वजह करते हैं, क्योंकि और कुछ करने को होता नहीं है उनके पास। अच्छा जनाब, माजिद भाई ने ये जो खबर सुनाई है कि टोरंटो पुलिस ने ये जो 10 लोग किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा ज़्यादातर यंगस्टर हैं, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि आज इसकी इन्फॉर्मेशन जो है इंस्पेक्टर रिच हैरिस दे रहे थे, और इंस्पेक्टर रिच हैरिस के मुताबिक ये जो बच्चे हैं इन्होंने फार्मेसीज में से बहुत सारी दवाइयाँ जैसे ऑक्सी कैंटीन और फेंटनॉल जो है वो चोरी की थी, जिसकी कि स्ट्रीट वैल्यू जो है $60 पर पिल है। तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ही लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। खास तौर पे उन्होंने फार्मेसीज को कहा है कि आप गुड सर्वेलेंस कैमरास लगाएं, पैनिक अलार्म्स लगाएं और अपने सेफ्स लगाएं जो हर वक्त बंद रहें, तो जो कि आसानी से खुल ना सकें। तो इसलिए आपको ये सारी जो है प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल बड़ा इन्होंने काम किया है, इन लोगों को पकड़ा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि 6 जो हैं बिल्कुल यंगस्टर हैं और वो ये काम इसलिए करते रहे हैं कि इसमें क्विक मनी है। तो आपको But there are people behind them. हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे जो हैं इनको तो सिर्फ इस चीज के लिए लगाया, लेकिन क्राइम पीछे बड़े ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। Exactly. बड़े लोग हैं जो एडल्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। स्टैट्स कनाडा की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक कोई जो भी माजिद भाई ने बताया है कि पीआर जो हैं डिक्लाइन कर गए हैं कनाडा के अंदर। इसके ऊपर आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा जी कि कनाडा की क्योंकि हालत बड़ी पतली है, यहाँ पे जॉब के कोई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चली गई है, इसलिए लोग जो है अब इंटरेस्टेड नहीं है। यहां पे इनका स्टैट्स कनाडा ने डेटा देते हुए कहा 45.7% जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे वो जो हैं लेस हैं 10 years पहले जो आए थे और सिटीजन्स बने थे कंपेयर टू दैट, और 2016 से ये 60% कम है, और 2001 में आते आते 75.1% ये कम हो गए थे। अब ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है। एक तरफ आप कह रहे हैं जी लेबर की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ लोग आपके मुल्क में आना नहीं चाहते हैं, तो इनके ये जो इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल आउटलुक जो है इसके बड़े बुरे इंपैक्ट होंगे। तो इस चीज़ को देखने की जरूरत है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वो कहना शुरू हो गए हैं कि लग रहा है कि दुनिया अब जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग इन टू कैनेडा, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है लोगों के लिए जॉब्स हैं। तो अगर अच्छी जॉब्स नहीं है, नॉट एवरीबडी कैन वर्क इन अ फैक्ट्री, राइट? तो अगर अच्छी जॉब्स नहीं है तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है वो नीचे 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 आता जा रहा है। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी इमिग्रेशन बूस्ट करेंगे, 1.45 मिलियन परमानेंट रेजिडेंट्स अगले 3 साल में हम इन्वाइट करेंगे, और 465,000 2023 यानी कि इस साल में आएंगे, और 500,000 जो है 2025 तक आएंगे। तो अब ये कैसे होएगा अगर लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है और आप उनको कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्रिया की एक रिपोर्ट आई है जी, और इसके मुताबिक जो होम सेल्स हैं इन कनाडा जनवरी के महीने में वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं, यानी कि तकरीबन 37.1% नीचे आई हैं कंपेयर टू 2022, और जो प्राइसेस हैं घरों की वो भी गिर गई हैं। होम प्राइसेस जो हैं वो तो गिरी हैं, सेल्स जो हैं 20,931 जो कि 3% अगेन नीचे हैं दिसंबर 2022 से, और एवरेज होम प्राइस जो जनवरी में थी वो $612,204 थी, विच इज़ 18.3% डिप from 740,437 in the same month last year. इसके अलावा वो कहते हैं जी कि जो एवरेज प्राइस है ऑन सीजनली एडजस्टेड बेसिस के ऊपर जनवरी में 620,605 थी, डाउन 1.8% फ्रॉम दिसंबर जो अभी गुजरा है 2022 का। और इसकी वजह वो कह रहे हैं जी बैंक ऑफ कनाडा ने जो अपने ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स बढ़ाए हैं 8 दफ़ा सिंस मार्च 2022 वो अफेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और दूसरे इलाकों में जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में एवरेज होम प्राइस डाउन थी 10.2% ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, 2.9% इन अल्बर्टा एंड 2.6% इन BC। तो यानी होम सेल्स काफ़ी नीचे आ रही हैं, तो इसीलिए जो रियल एस्टेट है वो ज़रा ठंडी चल रही है आजकल। अल जज़ीरा जो है जी उसने आज ये बड़ी मेजर स्टोरी आज लिखी है, और आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इजराइल ने अनाउंस किया था कि वो और कुछ सेटलमेंट्स करना चाह रहा है। तो 5 वेस्टर्न पावर्स जो हैं उन्होंने बड़ा ये डिनाउंस किया है इजराइल की ये जो सेटलमेंट्स हैं उसके ऊपर, और इसके अंदर जो है शामिल हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड UK। उससे कुछ दिन पहले जो है ये जो US था उसने भी कहा था। इसके ऊपर बात करते हुए जेन्स स्टॉल्टनबर्ग जो कि हैं इसके नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने भी इसको कहा है कि इसको हमें देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कनाडा ने भी कहा है
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूएसए के, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं बड़ा डीपली ट्रबल्ड हूं, ये जो इन्होंने कहा है कि 10,000 मोर हाउसेज, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिक ने कहा है, तो हम बड़े उसके लिए कंसर्न है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ब्लिंकन साहब ने कि यूएस एक्शन उनके खिलाफ क्या लेगा। तो इसके ऊपर बात करते हुए स्मोट्रिक साहब ने कहा जी कि डिसएग्रीमेंट्स तो होते ही रहते हैं फ्रेंड्स के बीच में, आपको पता ही है कि टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए इन 5 जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और इसके बाद कनाडा भी है और अब नॉर्वे भी उसमें शामिल हो गया। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एनी कैन हुटफेल्ड ने भी कहा है कि हम इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी ये जो 2 स्टेट का सोल्यूशन है जिसमें कि सब लोगों ने हार्मनी में रहना है, वो ख़राब हो रहा है और इससे लास्टिंग पीस मिडल ईस्ट में भी ख़राब होएगा। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली निगोशिएशंस करें, इजराइलीज और पैलेस्टीनियंस, और इसके ऊपर जो है ये अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। इजराइल के आपको पता ही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब जिस दिन से आए हैं उस दिन से उन्होंने कहा है कि हम जो वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ पे और हम सेटलमेंट्स बढ़ानी चाहते हैं। और इसके लिए जो इनके सिक्योरिटी मिनिस्टर थे इतमर बेन गवीर, उन्होंने भी कहा था कि हम और जूइश सेटलमेंट्स इसलिए करना चाहते हैं कि दिस लैंड बिलोंग्स टू इजराइल, तो इजराइल की जो लैंड है उसके ऊपर हम वो क्यों नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। तो बहरहाल जी दुनिया से काफ़ी इनको कॉन्डेमनेशन आ रही है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है, उन्होंने कहा है जी कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वीडन और फिनलैंड जो हैं वो इकट्ठे नेटो के अंदर जो हैं वो दाखिल होएं। और उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा टेंशन का वक्त है। आपको पता ही है कि जो यहाँ पे जो रशिया है उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, और आज तक तो इनका जो था नॉन अलाइंड इनका एजेंडा था स्वीडन और फिनलैंड का, लेकिन अब चूंकि ये वॉर हुई है तो वो भी शामिल होना चाहते हैं। आज ये बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है ब्रसल्स के अंदर जो नेटो का हेडक्वार्टर है, तो उसमें रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए स्टोल्टनबर्ग साहब ने कहा कि हम चाहते तो हैं कि ये फॉरेन जो हैं दोनों इकट्ठे ज्वाइन करें, लेकिन आपको पता ही है कि नेटो का ये रूल है कि हर कंट्री जो है नए आने वाले मेंबर के लिए अप्रूवल देगी। इस वक्त तक हंगरी और टर्की जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये ज्वाइन करें, क्योंकि उनके अपने कंसर्न्स हैं। तो अब बहरहाल ये आज इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है अपनी नेटो की अनाउंस की है। टॉम एक डच मल्टीनेशनल डेवलपर है जो कि अपना एक सर्विस निकालते हैं कि कौन से सिटीज़ जो हैं उनके अंदर CO2 की बहुत ज़्यादा मिकदार है, या कहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की है, या कि जहाँ पे के ट्रैफिक के बेतहाशा मसाइल हैं। इसमें बेंगलुरु जो कि इंडिया का सिटी है उसके लिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ द सेकेंड स्लोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू ड्राइव इन। कैन यू इमेजिन, सारी दुनिया में बेंगलुरु जो है इज द स्लोएस्ट। वो कहते हैं जी 10 किलोमीटर का सफर 29 मिनट्स और 10 सेकंड्स में जो है वो तय होता है। और एब्सोल्युटली जो स्लो सिटी इन द वर्ल्ड टू ड्राइव इन है वो लंदन है, क्योंकि यहां पे 36 मिनट्स और 20 सेकंड्स लगते हैं 10 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए। इन्होंने एक डाटा निकाला है 389 सिटीज़ का इन 56 कंट्रीज़, और ये इनका सर्वे आया था 2022 के एंड में, और इसकी फाइंडिंग्स आज उन्होंने पब्लिश की हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि 3rd और 4th पोजीशन पे डबलिन और आयरलैंड है, क्योंकि इसमें 10 किलोमीटर्स का सफ़र 28 मिनट्स और 30 सेकंड में होता है। इसके अलावा सपोरो और जापान जो है वो है, और ऑल टुगेदर वो कहते हैं जी कि बेंगलुरु नंबर 2 पे है, और यहाँ पे लोगों ने 129 आवर्स जो हैं वो अपने ज़ाया किए रोड्स के ऊपर। और इसके अलावा इस शहर में कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस भी जो हैं वो बेतहाशा हाई हैं, along with some other cities जो उन्होंने मेंशन किए। because there are so many cars which are idle, खड़ी हैं वहाँ पर, वो चल तो नहीं रही है मगर वो उनके और इंडस्ट्री भी अब बहुत लग रही है। और वो जो ट्रैफिक की वजह से, यस जो माजिद भाई कह रहे हैं कि इंजन तो चल रहा है और लेकिन एमिशंस तो निकल रही हैं ना उसमें से। अब आधा घंटा आप 10 किलोमीटर के लिए अगर खड़े हुए हैं तो आप सोचें कि 20, 25, 30 में कितना वो आपका एमिशंस निकल रहे हैं। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक रिपोर्ट आई है जी, यूनेस्को फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और न्यूयॉर्क बेस्ड है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स। आपको पता ही अक्सर ये बड़ी बड़ी रिपोर्टें निकालते हैं। इनके मुताबिक 75% ऑफ विमेन जर्नलिस्ट या फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उसका जब उन्होंने सर्वे किया इंक्लूडिंग इंडिया, तो उन्होंने कहा जी कि ये सब जो है दे वर टारगेटेड बाय ऑनलाइन वायलेंस। खासतौर पे इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जी कि जो राना अयूब का केस जो था उसके ऊपर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, जो कि आपको पता है कि काफ़ी उनके साथ पिछले दिनों में किया है वहाँ पे ईडी ने, और उनके जो कहा कि आपके सारे जो फंड्स आ रहे हैं ये इलीगल हैं। वाशिंगटन पोस्ट
पोस्ट के लिए लिखती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो 62% ऑफ एब्यूसिव ट्वीट था राना अयूब के खिलाफ वो पर्सनल था, फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, फिर वो इस्लामिक फोबिक बहुत सारे थ्रेट्स थे, फिर डेथ थ्रेट्स थे। तो ये जो हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो ये फाइंडिंग इंडिया के लिए है वो कहती है जी एलिजली कि ये सारा कुछ जो है इट इज़ फ्यूल्ड बाय ट्विटर यूजर्स हु आर अलाइंड विद हिंदू नेशनलिज्म, या कि डायरेक्टली उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद बीजेपी पार्टी। ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट की, वो कहते हैं जी कि जर्नलिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि राना अयूब जिनको के बहुत सारे केसेस में और स्पेशली अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए जो उनकी चैरिटी के लिए जो उन्होंने जमा किए थे पैसे, काफ़ी ज़्यादा उनको खींचा गया। इससे पहले गार्डियन की जो एक रिपोर्ट आई थी जो प्रेस को अब सप्रेस किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जो इंडिया की मिनिस्टर ऑफ विमेन है उसको कोट करते हुए द गार्डियन की न्यूज़ आई थी कि मानिका गांधी जो हैं उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की है कि औरतें जो हैं उनको ऑनलाइन बेतहाशा जो है वो हरास किया जाता है, और उसके ऊपर उन्होंने एक जो है हैशटैग फिर इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने कहा था कि जितनी भी फीमेल जर्नलिस्ट जिनको कि ये थ्रेट्स पेश आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो जो है थ्रेट्स को या अब्यूज़ को आप रिपोर्ट वहाँ पे कर सकती हैं। और इन्होंने मानिका गांधी ने कहा था कि हमारा अदारा जो है उसको देखेगा और उसके ऊपर प्रोब बिठाएगा। बहरहाल मानिका गांधी के इस अदारे ने अभी तक राना अयूब के लिए ऊपर तो कोई नहीं वो बिठाई है और कोई उसका एक्शन नहीं लिया। बहरहाल ये एक उन्होंने बात की थी। तो इस तरह ये जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट है ये कहते हैं जी कि ये विमेन जो हरासमेंट है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ गई है। NIA जो है इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने आज 15 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस किया, और वो कहते हैं जी कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है जो कि अब टेररिस्ट बन चुका है, लखबीर सिंह संधू, जिसको के प्यार से लोग लंडा लंडा कहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये टेरर केसेस में पंजाब में हमको वांटेड है, और वो कहते हैं जो कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देगा उसकी आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे और उसको ये पैसे देंगे, क्योंकि ये आदमी जो है ये इन्वॉल्व है स्मगलिंग टेररिस्ट हार्डवेयर आर्म्स एमिनिशन एक्सप्लोजिव्स IEDs, और ये जो है इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के थ्रू ये गन्स लाते हैं, इलीगल आर्म्स और एमिनिशंस लाते हैं, और ट्रैफिकिंग के अंदर भी ये इन्वॉल्व हैं। तो कनाडा में है ये, तो अब अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, तो अब देखेंगे क्या होता है जी। पाकिस्तान के अंदर इसाक डार साहब हैं जी, उन्होंने आज बड़े प्यार का एक जो है वो टाइटल दिया। वो कहते हैं जी वी आर ब्रिंगिंग फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023, यानी कि जिसको आम जबान में आम आदमी मिनी बजट कह सकता है, नेशनल असेंबली और सेनेट में एट द सेम टाइम उन्होंने ये सारा कुछ पढ़ के सुनाया। आपको पता ही है कि IMF ने कहा है कि अगर आपको $1.1 बिलियन इमीडिएटली चाहिए तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको GST हाइक करना पड़ेगा 17% से 18%, और जो फेडरल एक्साइज टैक्स ड्यूटी है वो आपको सिगरेट्स पे लगानी पड़ेगी टू गेट 115 बिलियन रुपीस आउट ऑफ द 170 बिलियन अग्रीड बाय IMF, तो जो कि वो उनको आपको देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं जी इससे ये जो बजट है इससे हम अपना डेफिसिट रिड्यूस करेंगे और अपना टैक्स कलेक्शन जो है उस नेट को बढ़ाएंगे। और नेशनल असेंबली ने तो कुछ भी नहीं इसके ऊपर कहा, उन्होंने तो कहा कि हाँ जी बिल्कुल आपने सही काम किया पायन, वेरी गुड जॉब। लेकिन जो सेनेट है उसने जो इकोनॉमिक कमेटी है उसको भेजा है ये सारा इनका जो मिनी बजट है जिसको ये कह रहे हैं फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023, उसने उन्होंने कहा जी उस पर डिलिब्रेशंस करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं ये बजट आने के बाद वो बड़े गुस्से में आ गए और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने कहा जी कि ये जो बजट है आप बिल्कुल ना लाएं और ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल ही पास ना करें बगैर किसी से पूछे हुए, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस जर्नलिस्ट जो हैं शहबाज राणा साहब उन्होंने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जो काम किया है ये बड़ा ही अनयूजुअल है। प्रेसिडेंट अलवी साहब ने कहा था कि अगर आप इस ऑर्डिनेंस को पास करेंगे तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए ये इतने पैसे पे करने। शहबाज राणा साहब जो है वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल है तो बड़ा डिफरेंट रूट जो कि प्रेसिडेंट अलवी ने लिया है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर होता ही है। और वैसे तो मुझे लगता है कि ये जो ये मेजर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं सागडार साहब ये हर्ट करेंगे पुअर लोगों को, लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये टैक्स मेजर्स जो हैं इंट्रोड्यूस करने से पहले आप पार्लियामेंट की जो परमानेंट लेजिस्लेशन है उसके सामने ये इसको लेकर आएँ और उसके सामने डिस्कस करें तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर इकरामुल हक ने भी कहा है जी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट अलवी साहब इसके ऊपर एतराज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि PTI की जो गवर्नमेंट थी वो तो बेशुमार जो थी वो कुछ 45 से 50 ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी और
उसके ऊपर तो कभी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने इतराज़ ही नहीं किया था। तो उन्होंने कहा जी कि वैसे भी अंडर आर्टिकल 89 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस जो है उसमें तो प्रेसिडेंट साहब की, जो प्रेसिडेंट अलवी की कोई पावर्स ही नहीं है कि वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकें अनलेस एंड अनटिल मुल्क के अंदर इमरजेंसी है। तो या फिर हमने कोई डील करनी है IMF के साथ बड़ी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी जिसमें कि उनका इनपुट बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये प्रेसिडेंट साहब इस पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये मिले जुले इसके ऊपर जो बजट आ जाए जी, मिनी बजट, उस पर ख्यालात आ रहे हैं, तो अब देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट जी जिंदाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर से कहा है इमरान खान साहब को कि आप जो है वो खुद इन पर्सन जो है वो अपीयर हुए और अगर आपको प्रोटेक्टिव बेल चाहिए और आपको उन्होंने कहा है जी कि अगर आप उसमें नहीं आ सकते सही तरीके से तो फिर आप जो है किसी एम्बुलेंस में बैठ के आएँ, किसी गाड़ी में बैठ के आएँ, बहरहाल आप आएँ ज़रूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं वो हियर कर रहे थे खान साहब की प्ली, और खान साहब ने हाई कोर्ट को इसलिए मूव किया था क्योंकि जो एंटी टेररिस्ट कमेटी है ATC जो है इस्लामाबाद में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी इनकी बेल और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपकी ये जब तक आप इन पर्सन नहीं आएंगे हम आपको नहीं देंगे। तो इनको लास्ट अक्टूबर में तोशाखाना वर्डिक्ट के लिए जो ECP ने अनाउंस किया था उसके लिए इनको कहा था कि हम आपको बुक करना चाहते हैं। बहरहाल फिर इनके ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी वज़ीराबाद में November 3 को, उसके बाद ये इंजर हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इन पर्सन नहीं आ सकता हूँ। तो बहरहाल जी अब देखेंगे क्या करता है जी लाहौर हाई कोर्ट खान साहब के साथ। खान साहब जो हैं जी उन्होंने कहा है जी कि ECP का जो ये बात है कि वो मुझे स्ट्रिप करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले यानी, और जो उनके कमिश्नर हैं राजा साहब, वो मुझे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ECP है वो कहता है कि जी तोशाखाना केस में इनको इनकी PTI की जो चेयरमैनशिप है उससे ही स्ट्रिप करेंगे हम, क्योंकि यानी कि उनको अब हम रहने नहीं देंगे चेयरमैन PTI का। और ये पूरा एक हमारा बेंच था ECP का जिसने कि ये इनिशिएट किया था प्रोसेस, और उसकी जो हियरिंग्स थी उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है। खान साहब के जो लॉयर हैं उन्होंने इस प्ली को डिसमिस किया है। एडवोकेट मोहम्मद आफाक अहमद जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी वो चूंकि अपीयर नहीं हो सकते हैं प्रोसीडिंग्स के लिए तो इस को आप खारिज करें। लेकिन ECP के जो KP के मेंबर थे इकरामुल्लाह ने, उन्होंने लॉयर से पूछा जी कि आप तो अपने कम से कम आर्ग्यूमेंट्स जारी रखें, अगर वो नहीं आए हैं तो उनसे हम लेटर ऑन सुन लेंगे। बैरिस्टर गौहर जो थे उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्टॉप किया था जी ECP। ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं ये इमरान खान साहब के बिहाफ पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ECP को लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया था कि आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप रोकें, तो इसलिए इसको जो है आप खारिज करें इस अपील को। इकरामुल्लाह साहब ने कहा जी वो जो प्ली आपने डाली थी और जो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे ऑर्डर उस पर दिया था तो वो आप हमें ज़रा पहले दिखाएं तो फिर हम इसके ऊपर बाकी आगे बात करेंगे। तो बहरहाल ये बड़ा हौच-पौच कुछ चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, तो अब देखेंगे क्या होगा। कराची के अंदर जी नॉर्थ नाजमाबाद का जो इलाका है वहाँ पे 2 अलेज टेररिस्ट जो हैं वो और उनके पास से 1000 डेटोनेटर्स जो थे वो आज पकड़े हैं। यहाँ पे SIU ने और जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA पाकिस्तान की जो है उसने, जो CIU के सीनियर SSP हैं जुनैद अहमद शाह, उन्होंने कहा जी हमने इन 2 को तो पकड़ लिया है लेकिन इनका एक तीसरा साथी भी है जो भागने में कामयाब हो गया है। इनसे ना सिर्फ 1000 डेटोनेटर्स बल्कि जो हैं कॉइल डेटोनेटर्स भी मिले हैं और इन्होंने कन्फेस किया है कि ये पेशावर से लेकर आ रहे थे कराची में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। और जो प्रेस रिलीज़ आज आई थी SIU की वो भी ये कह रही थी कि इनका पार्टनर जो था पहले उसको चारसद्दा के अंदर पंजाब में अरेस्ट किया गया था विद एक्सप्लोसिव्स, और उसको एक को जो चौथा कोई इनका साथी था उसको 8 साल की जेल जो है वहाँ पे पंजाब में सुनाई गई है। तो जनाब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट जो है ये अब खुलेआम फिर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक करण जौहर साहब के बारे में ये रूमर्स आ रहे थे कि ये जो न्यूली वेड्स हैं कियारा एडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शायद बैक टू बैक करण जौहर की 3 फिल्मों के अंदर वो अपीयर होंगे। और जो है इसके ऊपर जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा करण जौहर साहब से कि ये इसमें सच्चाई है तो उसने कहा कि बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। ये दोनों जो थे टुगेदर देखे गए थे शेरशाह के अंदर 2021 में एक फिल्म जो बनी थी विच वॉज डायरेक्टेड बाय विष्णु वर्धान और इसको प्रोड्यूस किया था धर्मा प्रोडक्शंस ने काश एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन इसके बाद अब करण जौहर साहब ने कहा है कि मेरा कोई ना प्लान है ना मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ किसी फिल्म के लिए, इनको अपनी किसी भी फिल्म में कास्ट करने के लिए।
ऋषि कपूर साहब आपको पता ही है कि बड़े चॉकलेट हीरो माने जाते थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। तो एक दफ़ा कोई वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें कि उनकी वाइफ नीतू सिंह जी बड़ी एम्बैरस हो गई थी। वो अब रिलीज़ हुई है, एक डॉक्यू सीरीज़ बन रही थी द रोमांटिक्स, वो अब रिलीज़ हुई है और अब पता चला है कि क्यों नीतू सिंह जी बड़ा वो हो गई थी। ये इंडियन सिनेमा के ऊपर बात कर रहे थे ऋषि कपूर साहब, और उन्होंने कहा कि जी वी आर अ फोर्स टू रेकन विद इन सिनेमा। वेस्ट जो है हमको बड़े गलत उसमें दिखाता है। हम जो हैं लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री हैं, वेस्ट हमें दिखाता है कि हम सिर्फ साधुओं की बात करते हैं, स्नेक चार्मर्स की, एलिफेंट्स की, और हमारी फिल्मों में गायें भागती हुई नजर आती हैं। बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे और हमारे पास अब बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं। वी आर नॉट ओनली दैट, वी आर मच मोर देन दैट। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारी जो इंटीमेट टाइज होते हैं मियाँ बीवी के, उसके बाद जो सिनेमा है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एटलीस्ट फॉर इंडियंस। तो उसके ऊपर नीतू सिंह बड़ी जो है वो एम्बैरस हो गई थी। तो वो अब आई है, तो अब लोग उसको जो है वो देख सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट जो है जी उसने जियो टीवी और जियो सुपर को पीएसएल के मैचेस एयर करने से रोक दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि पीएसएल ने के जो मैचेस जो पीसीबी टिल फरवरी 17 पीसीबी जो है उसने जो था ये अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो कि एक जो सिंगल बेंच जज हैं जो हेडेड बाय जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, कि ये जो लाइसेंस था ये ARY कम्युनिकेशंस को और दिया गया था इसको पीटीवी को। तो ये इनकी, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो इनके कोर्ट के नोटिस में ये एक जो लॉ सूट आई थी ये ARY कम्युनिकेशंस ने और इंडिपेंडेंट म्यूजिक ग्रुप लिमिटेड जो है उसने ये किया था कि ये लोग जो हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कोर्ट ने कहा जी कि सिर्फ इन दोनों को लाइसेंस दिए गए हैं और ये सक्सेसफुल बिडर्स थे और ये लाइसेंसी हैं। सिर्फ इसके अलावा एक सब लाइसेंस जो है वो 10 स्पोर्ट्स को दिया गया था ताकि ज़रा कुछ ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट किए जा सकें। तो अभी आप रुक जाएं ज़रा, तो इसके ऊपर हमें गौर करने दें और हम फिर आपको बताएंगे कि आप ये मैचेस दिखा सकते हो कि नहीं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इंटरम चेयरमैन ऑफ पीसीबी नजम सेठी साहब। उन्होंने कहा जी कि मैं और पैसा लाना चाहता हूँ पीएसएल के अंदर, और पैसा लाऊंगा मैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं और फॉरेन प्लेयर्स को लाना चाहता हूं और हम और डोमेस्टिक टैलेंट को ढूंढना चाहते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त तो 4 वेन्यूज़ पे पीएसएल जो है उसको हम कर रहे हैं, मुल्तान में, लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी में। तो लेकिन ये काफ़ी हमें चैलेंजेस का सामना था क्योंकि पहले मैचेस जो कुछ हैं वो मुल्तान और कराची के अंदर हैं। तो ख़ास तौर पे मुल्तान में, तो मुल्तान में आना पड़ता है प्लेयर्स को क्योंकि वो ठहरे हुए लाहौर में हैं। अच्छा, उसके बाद पहले मैचेस मुल्तान कराची के बाद ये लाहौर और रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको बहुत सारे जो हैं ऑपरेशंस, बहुत सारी प्रोडक्शन टीम्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। एंड दीज आर ह्यूज ऑपरेशंस जिनकी के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ठीक है ये चैलेंजेस भी हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और नई जगहों के ऊपर भी मैचेस किए जाएं। यानी पायन 4 संभाले नहीं जा रहे तुसी और। अच्छा जी, तो इन वन ब्रेथ ही सेड ऑल ऑफ दैट। फिर कहते हैं जी कि मैं तो क्वेटा और पेशावर में भी कराना चाहता हूं अगर वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रहे। नजम सेठी साहब का कहना था कि अभी रिसेंटली क्वेटा का जो बुक्टी स्टेडियम है वहां पे एग्जीबिशन मैच हुआ था बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और मुझे बड़ी खुशी हुई। और वहां पे दोनों ही तरफ के जो लोकल प्लेयर्स थे वो उन्होंने गेम खेली थी जो लास्ट संडे को हुआ था, अगर आपने फॉलो किया है तो वो कहते हैं जी कि बुक्टी स्टेडियम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन मेरे अभी भी कंसर्न्स जो हैं पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम के लिए हैं और अगर वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक हो जाए और चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो ये दिस विल बी विनर फॉर पेशावर अगर ये पीएसएल के मैचेस यहाँ पे भी होना शुरू हो जाएँ। ते पायन पहले 4 जगह दे उत्ते तुसीं कह रहे हो बड़े चैलेंजेस ने, हुण तुसीं कह रहे हो हम और बढ़ा लेंगे। व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करो भाई, ये क्या चाहते हैं आप? सीरियसली हैं जी, सीरियसली है ना, इज इट? दे आर सीरियस अबाउट इट। हाँ, बहुत हंसते रहते हो जब उन्होंने कहा ये। हाँ बिल्कुल, हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वरना फायर कर देंगे आपको। उन्होंने कहा जी नहीं है। हाँ है जी ये मामले बड़े हैं हमारे 4 में, लेकिन हम 6 में करना चाहते हैं मैचेस जो है अपने पीएसएल के। तो ये थी आपकी न्यूज़।